अब देख लेना ऐसे। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन पढ़ा था फॉर अ केमिकल रिएक्शन या फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस भी हमने पढ़ा था। गैस का एक्सपेंशन कंप्रेशन हो तो पता डेल्टा एच डेल्टा ई को हम यूज कर सकते हैं। अब उसमें हमने बोलता डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन या फेज ट्रांजिशन जब होगा तो बताओ उसमें टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर फिर डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी यूज करते हैं। अब उसी में क्वेश्चन एक बार हमसे और पूछता है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू ही लानी होगी लेकिन विद द हेल्प ऑफ हीट कैपेसिटी। तो लिख ले नेक्स्ट टॉपिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और इसमें पढ़ लेना से। और ये जो हीट कैपेसिटी है इसकी डेफिनेशन को हमने यूज करना है क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से पढ़ना। ये हीट कैपेसिटी कैपिटल सी इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन ये ध्यान रखना, पढ़ाने के पहले बोलो इसकी डेफिनेशन हम न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे क्योंकि उसी से एक तो डिराइव करेंगे फॉर्मूले, दूसरा क्वेश्चन में भी काम आएगी। तो लिख लें द हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature, the heat required to increase the temperature of given amount in bracket लिख लें W ग्राम और N मोल। गिवन अमाउंट बोर्ड पे लिख लें इन ब्रैकेट W ग्राम और N मोल, W ग्राम और N मोल आफ्टर ब्रैकेट of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें इसी में it is an extensive property, it is an extensive property, it is an extensive property, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये जो लिखा है इसका मीनिंग ध्यान से देख लें बोर्ड पर। हमने जो डेफिनेशन लिखी पढ़े हमने क्या लिखा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक चीज ध्यान रखना, यहां जो गिवन अमाउंट है वो इन टर्म्स ऑफ मास भी ले सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ मोल, मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी हो इन टर्म्स ऑफ मास या मोल। इसलिए हमने क्या लिखा W ग्राम, मतलब इसकी वैल्यू 1 ग्राम भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, कुछ भी हो। या मोल में भी 1 मोल, 0.1 मोल, 0.5 मोल, 10 मोल, कुछ भी हो। बस उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है वो फिक्स है। क्या लिखा है 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अच्छा बताइए टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन है, डेल्टा टी है। और बता डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में ले या केल्विन में कोई डिफरेंस है क्या? इसलिए हमने लिखा बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट। तो मैं तुमसे अगर इसका फॉर्मूला पूछूं तो बता, अगर मैं बोलूं किसी सिस्टम का टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाने के लिए, मतलब बता डेल्टा टी बता सकते हो कितना हुआ? तो बता डेल्टा टी T1 से T2 बढ़ाने के लिए, मतलब डेल्टा टी अभी डिग्री सेल्सियस में ले लूं लेकिन केल्विन में भी ले सकता हूं। तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट इज Q। इतनी हीट रिक्वायर्ड है डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ऑफ W ग्राम या N मोल सब्सटेंस। तो बताओ 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, बता ला सकते हो? और वो क्या आएगी Q बाई डेल्टा टी हीट विल बी रिक्वायर्ड। और बता ये जो Q बाई डेल्टा टी है इसको मैं हीट कैपेसिटी बोल दूं, क्योंकि बता अब ये कितना टेम्परेचर बढ़ा रही है 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ W ग्राम या N मोल, मतलब गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बता लिख भी ले, तो बता इसका फॉर्मूला ही क्या हो गया हीट कैपेसिटी C का Q अपॉन डेल्टा टी। तो बता हीट रिक्वायर्ड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हो। और
इसकी यूनिट भी ला सकते हैं हम इसी से। अच्छा बता, क्यू की यूनिट जूल में भी होती है या कैलोरी में भी होती है? तो बता, जूल में अगर ले और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही ले तो जूल अपॉन डिग्री सेल्सियस, मतलब बता क्या हो जाएगी यूनिट इसकी, जूल पर डिग्री सेल्सियस। या बताओ इसी को टेम्परेचर डेल्टा टी को केल्विन में भी ले सकते हैं, तो जूल पर केल्विन। लेकिन बता हीट को जूल की जगह कैलोरी में ले लें तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर केल्विन भी बोल सकते हैं हम। तो चारों में से हम कोई भी यूनिट लिख सकते हैं। अब बता, चारों में से कोई भी यूनिट लिखे है तो ये हीट कैपेसिटी की ही यूनिट, तो जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हमने इसमें लिखा कि जो हीट कैपेसिटी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और बता, हमने बोला था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग सिस्टम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो चेंज हो जाएगी वो एक्सटेंसिव। तो बता, हीट कैपेसिटी जो होती है सिस्टम के अमाउंट को चेंज करने पर, मतलब मास या मोल बदल दूं इसके, तो इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी हीट रिक्वायर्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। कैसे? सिंपल सा मैं तुमसे पूछूं, बता, अगर सपोज किसी सिस्टम में 100 ग्राम सब्सटेंस है और इसका टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट इज 2000 जूल, हीट इज रिक्वायर्ड। तो बता, अभी ये 2000 जूल हीट क्या है? 100 ग्राम, मतलब W ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट। तो बता, इस 2000 को मैं हीट कैपेसिटी बोल सकता हूं ना अभी, लेकिन हीट कैपेसिटी। बट अब हमने क्या बोला, सिस्टम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने पर ये बदल जाती है। कैसे? तुम खुद ही सोचो, बता, अगर मैं सिस्टम को हाफ करूंगा तो अमाउंट भी हाफ। तो बता, 100 की जगह मान लो 50 ग्राम कर दूं, तो अब मुझे बताओ 50 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए भी क्या 2000 ही चाहिए या वो भी आधी? 100 ग्राम के लिए 2000, तो बता 50 ग्राम के लिए तो अपॉन, या 50 करोगे तो कितना आ गया, 1000 जूल हीट आ गई ना। बता, अब ये 1000 जूल हीट क्या है? 50 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट, मतलब हीट कैपेसिटी चेंज हुई ना, मतलब हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड लिख लें, हीट कैपेसिटी दूसरी टाइप की जो हम यूज करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा बता, हमने ये तो पढ़ा, किसी भी प्रॉपर्टी के नेम में अगर हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं तो बता वो पर ग्राम के लिए डिफाइंड हो जाती है। तो बता, यहां W ग्राम होगा या 1 ग्राम, मतलब ये फिक्स हो जाएगी 1 ग्राम के लिए। तो लिख लें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द हीट रिक्वायर्ड, the heat required to increase the temperature, the heat required to increase the temperature of 1 gram of a substance, of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius, of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius. नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और वैसे बता, हमने पढ़ा है कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब हम पर यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइन करते हैं तो वो इंटेंसिव हो जाती है। चाहो तो चेक भी कर सकते हो। अच्छा बता, बिफोर डिवीजन 100 ग्राम जब सब्सटेंस था तो बाय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 2000 जूल हीट रिक्वायर्ड। लेकिन मतलब अगर मैं बोल दूं अब बिफोर डिवीजन 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट कितना होगी, तो बता अपॉन 100 करोगे
तो बता कितनी आ जाएगी, 20 जूल हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस। लेकिन बता 50 ग्राम के लिए 1000 हाफ करने के बाद, तो बता 1 ग्राम के लिए क्या अभी भी चेंज होगी या अभी भी सेम ही आएगी? मतलब बता एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, क्योंकि अब तो पर ग्राम हो गई ना, तो चाहे 100 ग्राम से लाओ चाहे 50 ग्राम से लाओ, आएगी तो सेम। तो लिख लिया, इट इज एन एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और बता इसकी यूनिट, अब इसी से मुझे बताना क्या चेंज करूं, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ। यहां W ग्राम के लिए थी तो फिक्स नहीं थी, लेकिन बता अब तो ये फिक्स 1 ग्राम के लिए हो गई, तो यूनिट में दिखना चाहिए ना पर ग्राम। तो बता यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, या बता जूल पर कैलोरी पर ग्राम बोल सकते हो, या जूल की जगह हीट कैलोरी में ले लें तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, या कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम। तो बता चारों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, वो तुम्हें क्वेश्चन में चाहे स्पेसिफिक हो, चाहे हीट कैपेसिटी हो, चाहे मोलर हो, वो तुम्हें हर बार मोस्टली बोलेगा हीट कैपेसिटी ओनली। और हीट कैपेसिटी बोलेगा तो इसके क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूं, यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बता ओनली हीट कैपेसिटी बोला तो वो कई बार बोलेगा हीट कैपेसिटी, लेकिन उसकी यूनिट में ग्राम इनवर्स लिखा होगा। तो बताओ ग्राम इनवर्स लिखा होगा तो फिर वो हीट कैपेसिटी हुई या स्पेसिफिक हो जाएगी? तो बता मोलर में क्या होगा, तुम्हें बता दो, पर ग्राम की जगह मोल इनवर्स। तो बता मोल इनवर्स लिखा होगा तो फिर मोलर हो जाएगी वो, मतलब 1 मोल के लिए फिक्स हो जाएगी। फिर ये लिख लें थर्ड, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। The heat required, molar heat capacity definition, the heat required, the heat required to increase the temperature, to increase the temperature of 1 mole of a substance, of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, it is an intensive property, it is an intensive property, it is an intensive property। तो इसकी यूनिट में लिख लें बोर्ड पे से। तो बता हीट कैपेसिटी में और इसकी यूनिट में डिफरेंस क्या होगा, यहां पर मोल ये n मोल के लिए थी हीट कैपेसिटी ओनली, लेकिन बता ये किसके लिए है, 1 मोल के लिए। तो बता यूनिट में भी मोल इनवर्स आएगा, तो मोल इनवर्स। तो बता ये चीज के लिए सबको, तो हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी। अब एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री में हम सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में मोलर हीट कैपेसिटी ही यूज करते हैं, मतलब क्वेश्चन हम सारे इसी से करेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में पूछेगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी, तो अब बता इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन पर मोल या कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो बता यूनिट में पर मोल लिखा होगा तो पता चल जाएगा वो मोलर हीट कैपेसिटी है। और बता हम जो मोलर हीट कैपेसिटी यूज करते हैं वो 2 कंडीशंस में यूज करते हैं, लिख लें, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इनके लिए रिप्रेजेंटेशन बता सीवी यूज करते हैं ना, हमने बताया एडियाबेटिक में ऑलरेडी यूज भी किया था सीवी या सीपी। तो बता सीवी या सीपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या एट कांस्टेंट प्रेशर। और एनसीईआरटी में ध्यान सुनना, एनसीईआरटी में ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम, आधी जगह तो लिखा होगा सीवीसीपी ओनली, लेकिन आधी जगह इसी का रिप्रेजेंटेशन लिखा होगा सीवीएम या सीपीएम। तो सीवीएम लिखा हो या सीपीएम इस तरह से लिखा हो तो उसका मतलब ही नहीं कि मास मल्टीप्लाई कर दो उसमें,
उसका मतलब है कि वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो अब मैं एक जनरल चीज बोल रहा हूं, यहां पर हमने क्वेश्चन में मेनली मोलर हीट कैपेसिटी यूज करना है, बट ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि वो ओनली मोलर हीट कैपेसिटी देगा क्वेश्चन में। यूनिट जरूर ध्यान से चेक करना कि उसमें पर ग्राम लिखा है या नहीं लिखा है, या पर मोल लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि वो तीनों में से कोई भी दे सकता है। बट यूज हमने क्वेश्चन में मोलर हीट कैपेसिटी करनी है। अब कैसे करेंगे, उस पर बेस्ड यहां पर क्वेश्चन भी वो हमसे पूछता है, जो अब हम पढ़ेंगे। तो बता, अब मैं तुमसे बोलूं मोलर हीट कैपेसिटी, अच्छा बता, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब बता ये जो हीट कैपेसिटी है ये अंडरस्टूड है कि कितने मोल के लिए होगी, 1 मोल। अच्छा, हमने जो ये हीट कैपेसिटी पढ़ी C इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा टी, ये N मोल के लिए है ना। बट बता N की वैल्यू वैल्यू 1 भी तो हो सकती है। तो बता, अगर मैं तुमसे पूछूं ये हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए डिफाइन कर दूं, अगर मैं N की जगह 1 मोल ले लूं, तो बता फिर ये हीट कैपेसिटी होगी या मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो बता फॉर 1 मोल गैस या सब्सटेंस बोलूं कोई भी, तो बता 1 मोल के लिए हीट कैपेसिटी बोलूंगा तो भी फॉर्मूला Q अपॉन डेल्टा टी ही होगा ना। लेकिन बता अब यहां पर हम इसको किसके लिए यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और बता कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहा हूं तो C लिखूं या CV, और बता फिर ये Q होगा या QV, और QV होगा तो बता इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा E लिखोगे ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट तो डेल्टा E होती है। तो बता लिख भी ले, तो बता 1 मोल गैस के लिए या सब्सटेंस के लिए डेल्टा E कितना हो गया, CV डेल्टा T, लेकिन ये कितने मोल के लिए है। तो बता अगर मैं तुमसे पूछूं फॉर N मोल सब्सटेंस डेल्टा E क्या होगा, तो बता सकते हो 1 मोल के लिए CV डेल्टा टी, डेल्टा ई तो बता N मोल के लिए NCV डेल्टा टी। तो बता ये जो फॉर्मूला है NCV डेल्टा टी, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में बता वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस में यूज कर चुके ना। तो बता आपने बोला था ये समझाएंगे हम कैसे आया केमिस्ट्री में। तो बता NCV डेल्टा टी, बस ये ध्यान रखोगे यहां जो ये CV है बता ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही है ना, तभी तो हमने 1 मोल से N मोल में चेंज किया। मतलब काम में तो यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी आएगी या चेंज करने की जगह, बता अगर मैं तुम्हें यहां पर गैस के मोल ना दूं, डायरेक्ट मास दे दूं, तो बता मास बाई मॉलिक्यूलर वेट से हम खुद चेंज कर लेंगे ना। तो यह ध्यान रखना, हो सकता है तुम कोई बुक पढ़ो या फिजिक्स में पढ़ो तो वहां मास की टर्म में भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम क्यों याद करें, बताइए इसी से बहुत है ना हमारे। लेकिन उस MS डेल्टा टी में फिर वो एस स्पेसिफिक हीट होती है, लेकिन वो फिजिक्स में ज्यादा काम आती है, केमिस्ट्री में यही काम आएगी, हीट मोलर हीट कैपेसिटी, इसलिए वही वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो बता ये डेल्टा ई तो कब है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन बता कांस्टेंट प्रेशर पर भी तो डिफाइन करते हैं हीट मोलर हीट कैपेसिटी को हम। तो बता कांस्टेंट प्रेशर अगर हुआ तो बता फिर 1 मोल के लिए अब CV लिखूं या CP, CP तो बता फिर Q या QP, और QP जो होगी बता वो क्या होगी, डेल्टा E या डेल्टा H, तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इक्वल टू CP, या डेल्टा H फॉर 1 मोल सब्सटेंस CP डेल्टा T, लेकिन N मोल के लिए क्या हो जाएगा, NCP डेल्टा T हो जाएगी। तो बता डेल्टा H और डेल्टा E हम बता विद द हेल्प ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम से भी ला सकते हैं ना। लेकिन बता ये हीट कैपेसिटी दोनों में कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो है, लेकिन स्पेसिफिक ओनली हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सुन ले पहले, मुझे बताना सामने लिखा हुआ सब कुछ। अच्छा मैं तुम्हें क्वेश्चन में मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे दूं, मतलब CV दे दूं, लेकिन पूछूं डेल्टा H, तो ला सकते हो।
इसका फॉर्मूला सोचो, हमने बोला इस चैप्टर में फॉर्मूला लिखकर सोचो, एनसीपी डेल्टा टी। तो बता सीपी की वैल्यू लानी पड़ेगी ना मुझे, और बता सीपी की वैल्यू कैसे लाओगे, मेयर्स फॉर्मूला, बता सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। तो बता इनके साथ ये फॉर्मूला भी यूज होगा, मेयर्स फॉर्मूला यहां पर भी, और बता ऑलरेडी हम इसको यूज कर भी चुके हैं क्वेश्चन में लास्ट क्लासेस में। तो बता सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। नेक्स्ट लिख लें, हीट कैपेसिटी फॉर फेज ट्रांजिशंस और एट इक्विलिब्रियम। अब ये जो मैं थ्योरी का पॉइंट लिखवा रहा हूं, एक्चुअल में ये एम्स और आईआईटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। हीट कैपेसिटी उसने पूछी थी, लेकिन कब पूछी थी, एट इक्विलिब्रियम या फेज ट्रांजिशन पर। अब फेज ट्रांजिशन के लिए हीट कैपेसिटी, अच्छा बता पहले तो इसमें लिखा क्या है, हीट कैपेसिटी लिखा है ना ओनली, मतलब बताइए मोलर हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक है, या ओनली हीट कैपेसिटी है, ओनली, क्योंकि अभी तो थ्योरी में पढ़ रहे हैं तो यूनिट लिखी नहीं, तो हीट कैपेसिटी को ओनली सी मानूंगा, क्यू बाय डेल्टा टी। तो बता तुम्हें हीट कैपेसिटी लानी है, तो बता फॉर्मूला ही क्या लिखोगे, क्यू बाई डेल्टा टी। अब क्यू तो तुम्हें जो क्वेश्चन में देगा वो यूज कर लोगे, लेकिन बता तुम डेल्टा टी ले आओ तो आंसर आ जाएगा। अब बताओ फेज ट्रांजिशंस तुम्हें बोलते हैं, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ऑल फेज ट्रांजिशंस अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, होगी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स टेम्परेचर टी पर होता है ना, फ्यूजन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन। तो बता फेज ट्रांजिशन बोलते ही हर जगह तुमने क्या बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट। दूसरा यहां इक्विलिब्रियम पर भी पूछा है, और बता तुमने सबने पढ़ा है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रेशर टेम्परेचर वेरिएबल, या वो भी कांस्टेंट। मतलब बता तुमसे एक तरह से कब पूछा है क्वेश्चन ने, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। बस डायरेक्ट नहीं बोला उसने कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और बता टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर होगा या जीरो, जीरो। मतलब बताओ हीट कैपेसिटी फॉर फेज ट्रांजिशंस या इक्विलिब्रियम पर डिफाइन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट आएगा। तो उसने इतना सा क्वेश्चन पूछा था कि फेज ट्रांजिशंस के लिए हीट कैपेसिटी क्या है, तो इनफाइनाइट, मतलब उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते कि वो क्या है। तो ये क्लियर सबको ये। तो बताइए यहाँ हीट कैपेसिटी फॉर फेज ट्रांजिशंस पूछा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं डेफिनेशन जरूर ध्यान रखना, तीनों में डिफरेंस क्या है, कि W ग्राम या N मोल के लिए हीट कैपेसिटी पूछे अगर वो, तो फिर वो ओनली हीट कैपेसिटी सी है। 1 मोल के लिए बोले तो मोलर हीट कैपेसिटी, 1 ग्राम के लिए बोले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये डेफिनेशन तुम कितना ध्यान से सुन रहे हो और इसको कितना इजीली अप्लाई कर सकते हो, और मैं बार बार बोलो तुम लोग हाँ कर रहे हो। तो क्वेश्चन लिखो, the heat change, the heat change for a gas, the heat change for a gas in calorimeter, in calorimeter is 250 kilojoule per mole, 250 is 250 kilojoule per mole. Find heat capacity for, find heat capacity for 0.2 mole gas, 0.2 mole gas
if its temperature rises from if its temperature rises from 298 Kelvin to 300 Kelvin. Temperature rises from 298 Kelvin to 300 Kelvin. बस लैंग्वेज पढ़ लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. अच्छा, बस पढ़कर मुझे बता दो, ये जो तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, बता ये हीट कैपेसिटी कौन सी है? मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक या ओनली हीट कैपेसिटी? डेफिनेशन सोच के करो, जल्दबाजी मत करो. पढ़ लो, उसके साथ लिखा है उसने कि कौन सी है. क्या लिखा है? 0.2 मोल के लिए हीट कैपेसिटी. और 0.2 मोल बता कितने होते हैं, 1 मोल या n मोल? तो n मोल के लिए पूछा. अभी मैंने लिखवाने के पहले भी पूछा था कि पढ़ लेना कि वो n मोल के लिए 1 मोल 1 ग्राम. तो तुम लोगों ने हाँ किया था और अभी भूल गए. मतलब पढ़ो तो सही. उसने लिखा है 0.2 मोल के लिए हीट कैपेसिटी गैस के. वो पर मोल से मतलब नहीं है, इधर होना चाहिए पर मोल. गैस का 1 मोल कहाँ है? मतलब उसने तो 0.2 मोल मतलब n मोल के लिए पूछा है. और n मोल के लिए तो बता हीट कैपेसिटी ओनली C है, फर्स्ट वाली. तो बता हीट कैपेसिटी है ये C. मतलब इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा? ओनली Q बाई डेल्टा टी. अब बता डेल्टा टी तुम्हें पता है 298 से 300 केल्विन मतलब 2 केल्विन. लेकिन बता ये जब हीट कैपेसिटी तुम 0.2 मोल के लिए ला रहे हो तो बता ये Q भी तो 0.2 मोल की होनी चाहिए ना. तो वो लाओगे कहां से? उसके लिए उसने वो लिखी यूनिट साथ में. पढ़ो क्या लिखा है ये, पर मोल. मतलब ये हीट जो है वो 1 मोल के लिए है, लेकिन तुम्हें हीट भी तो फिर 0.2 मोल के लिए लेनी पड़ेगी गिवन सब अमाउंट के लिए. ये समझ में आया? तो बता यहां पर अब 0.2 मोल के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगी? मतलब 1 मोल के लिए 250 किलो जूल. तो 0.2 मोल के लिए कितना होगी बताओ? 0.2 कर दो इंटू. तो बता यहां पर यही रख दो डायरेक्ट. तो बता 250 इंटू 0.2 किलो जूल रिक्वायर्ड. अच्छा बता अब पर मोल लिखूं क्या यहाँ? क्योंकि वो 1 मोल के लिए है क्या? अब तो 0.2 मोल के लिए हो गई. सिंपल सा, एक बार डिवाइड करना था. आंसर विल बी 25 किलो जूल पर केल्विन ओनली. अब बताइए, इजी सा क्वेश्चन लेकिन फिर भी बहुत अच्छा. जो मैं सबसे पहले पढ़ाते टाइम बोला था मैंने, यूनिट डेफिनेशन ध्यान रखना होगी. फॉर्मूला रटे होने से क्वेश्चन नहीं हो सकता. बता ये छोटा सा क्वेश्चन, खाली मीनिंग जो मैंने बोला था. इसको पर मोल नहीं देखना. हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए होनी चाहिए, वो कहां बोला? वो तो 0.2 मोल के लिए पूछ रहा है. तो वो तो n मोल हुए. तो बता इसलिए लिखवाया था वो W इन ब्रैकेट W ग्राम और n मोल, कि हमें वो ध्यान रहे. अब बताइए, छोटा सा क्वेश्चन फिर भी बहुत अच्छा. कैलकुलेशन भी कुछ नहीं थी. और ये एम्स 2016 का क्वेश्चन. समझ में आई है? तो द मीनिंग बस मुझे बोल रहा हूं. तो बता इजी सा क्वेश्चन होगा तो कर लोगे. देखो 10 मोल of an ideal gas, 10 mole of an ideal gas is heated from 10 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. 10 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. Find delta E. Find delta E. क्वेश्चन तो लिख लो पूरा. सॉल्व कैसे करोगे तुम? लिखो गिवन heat capacity at constant pressure is बोर्ड पर लिख लें 7 कैलोरी पर केल्विन पर मोल. 7 कैलोरी पर केल्विन पर मोल. अब बता लिखा इसने क्वेश्चन में, फिर से पढ़ो. हीट कैपेसिटी है, लेकिन बता ये जो हीट कैपेसिटी तुम्हें दी है वो ओनली हीट कैपेसिटी है या अब पर मोल है? पढ़ो, यूनिट में लिखा है ना उसने, कैलोरी पर केल्विन पर मोल.
बोला तो हीट कैपेसिटी, लेकिन वो पर केल्विन पर मोल लिखा है, मतलब बता ये मोलर हीट कैपेसिटी हुई। अच्छा था सीवी या सीपी, उसने लिखा ना एट कांस्टेंट प्रेशर, तो सीपी की वैल्यू पता है, लेकिन बता लाना क्या है, डेल्टा एच डेल्टा ई। और बता डेल्टा ई का फॉर्मूला लिखो, वो समझा देगा कि कहां चेंज किया, एनसीवी डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1। लेकिन बता तुम्हें सीवी की वैल्यू नहीं दी है, सीपी दिया है, तो बता मेयर्स फॉर्मूला यूज करोगे, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। लेकिन बता आर की वैल्यू क्या यूज करूं, क्योंकि सीपी कैलोरी में दिया, उस यूनिट में रखोगे 2, तो 7 माइनस सीवी इक्वल्स टू आर वैल्यू इन 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो बता सीवी की वैल्यू क्या आ गई, 5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और ये फिर से मोलर हीट कैपेसिटी। और बता मोलर हीट कैपेसिटी ही होनी चाहिए ना इस फॉर्मूले के लिए, तो एनसीवी डेल्टा टी। अब तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, 10 मोल इंटू 5 इंटू डेल्टा टी 20 माइनस 10, तो आंसर विल बी 500 कैलोरी। तो बताइए क्लियर सबको ये, तो बताइए समझ में आया मीनिंग क्लियर सबको ये, तो यूज कर लोगे इनको। तो बता चेंज जो कर सकता है मैंने बता दिया दोनों हीट कैपेसिटी के क्वेश्चंस में भी। और बता डेल्टा ई इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, या डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी, इनको यूज कर लेंगे। अब यहां तक तो हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब जो हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, मतलब डेल्टा एच और डेल्टा ई ही डिटरमाइन कराना हमने, जितने तरह से कर सकते हैं वो सब किया, हीट कैपेसिटी की हेल्प से भी या डायरेक्ट भी करा हमने। फॉर अ प्रोसेस डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी, या पी डेल्टा वी, या वी डेल्टा पी, या डेल्टा एनजीआरटी वाला रिलेशन यूज करके, या हमने इस तरह से करा। तो बता क्लियर सबको ये। लेकिन अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ड्रॉबैक या लिमिटेशन, जहां ये काम नहीं आ सकता, मतलब हमने अभी तक कभी भी ये प्रिडिक्ट किया क्या, कोई भी प्रोसेस अंडर गिवन कंडीशंस स्पॉन्टेनियसली होगा या नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा, वो फर्स्ट लॉ से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो किससे करते हैं हम, एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी से, मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो हम केमिस्ट्री में सेकंड लॉ पढ़ते क्यों है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट करनी है। लेकिन उसके पहले हमें ये बताओ कि थ्योरेटिकली क्या मीनिंग है स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का, या वो तुमसे क्वेश्चन बोल रहा हूं पहले। तुम्हें 4 एग्जांपल्स लिख देगा प्रोसेसेस के नेम, और पूछेगा इनमें से कौन सा स्पॉन्टेनियसली होगा या कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा। तो हमें एग्जांपल्स मतलब इनका मीनिंग पता हो एग्जैक्ट, तो लिख ले स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, बोर्ड पर लिख लो एज इट इज, और उसमें फिर फर्स्ट लिख लेना spontaneous processes। spontaneous processes इसमें लिख लें spontaneous processes में लिख लें which have natural tendency, which have natural tendency to occur in a particular direction, to occur in a particular direction, either of its own, which occur in a particular direction either of its own or after proper external initiation, or after proper external initiation, or after proper external initiation। नेक्स्ट पॉइंट लिखें all natural processes are spontaneous, all natural processes are spontaneous, all natural processes are spontaneous। अब ये जो डेफिनेशन लिखी है सुन ले इसमें, अच्छा बता जो भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं मतलब वो हम करवाते हैं या अपने आप होते हैं,
नेचर में जो भी प्रोसेस होते हैं मतलब वो तो अपने आप होते हैं नेचुरली, तो बता वो स्पॉन्टेनियसली ही होंगे ना, मतलब सारे नेचुरल प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होता है तो ध्यान सुनना, वो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी की वजह से होता है, लेकिन होने में दो तरह का डिफरेंस है। एक तो अपने आप हो जाएंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब हमें कोई एनर्जी भी नहीं देनी बाहर से, लेकिन दूसरे टाइप के स्पॉन्टेनियस जिनको स्टार्ट करने तक एनर्जी देंगे, जैसे वो प्रोसेस होने लग गया उसके बाद एनर्जी देना बंद कर देंगे तो भी वो अपने आप होता रहेगा। इसलिए मैं दो चीजें लिखी पढ़ो, विच हैव, सबसे इंपॉर्टेंट तो नेचुरल टेंडेंसी टू अकर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आइदर ऑफ इट्स ओन, मतलब जो अपने आप हो जाएं, मतलब जिनके लिए कोई एक्सटर्नली इनिशिएशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, या क्या लिखा दूसरा, प्रॉपर एक्सटर्नल इनिशिएशन। अब उसका मीनिंग क्या मैं समझाऊंगा अभी एग्जांपल से, इनको फिर हम समझा देंगे, तो लिख लें फर्स्ट टाइप के जिनके लिए कोई इनिशिएशन रिक्वायर्ड ना हो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, लिख लें बोर्ड पर से। फर्स्ट, which need no initiation, which need no initiation, मतलब जो अपने आप हो जाएंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा सिंपल से एग्जांपल बोलो, बता हीट का फ्लो कहां से कहां होता है, हायर टू लोअर टेम्परेचर अपने आप होता है, हम करवाते हैं क्या एक्सटर्नली एनर्जी देकर, मतलब कोई इनिशिएशन रिक्वायर्ड नहीं होता हीट का फ्लो करवाने के लिए हाई टू लो टेम्परेचर। या बता वाटर का फ्लो, अभी इसे लिखवा दूंगा सुन ले, वाटर का फ्लो हायर टू लोअर लेवल हम करवाते हैं अपने आप होता है। अच्छा गैसेस का डिफ्यूजन हायर टू लोअर प्रेशर अपने आप उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है गैसेस की। या बता हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा, मतलब गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं वो खुद जनरेट करते हैं, और किसकी वजह से करते हैं, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब बोला भी था स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियसली अपने आप होता है। और करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और कैथोड का बता रिडक्शन पोटेंशियल हाई, तभी तो उस पर रिडक्शन होता है। तो बता हाई टू लो रिडक्शन पोटेंशियल स्पॉन्टेनियसली होता है ना वो अपने आप, बोलो। तो लिख लें एग्जांपल्स, फर्स्ट इसमें फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो लेवल, flow of water from high to low level. Second, flow of heat, flow of heat from high to low temperature, flow of heat from high to low temperature. Third लिख लें, flow of gases from high to low pressure, flow of gases from high to low pressure. Fourth, flow of current from high to low potential, flow of current from high to low potential, flow of current from high to low potential. Fifth लिख लें, melting of ice at 25 degree Celsius. Fifth, melting of ice at 25 degree Celsius. Sixth, evaporation of water, evaporation of water at 25 degree Celsius, evaporation of water at 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो लास्ट वाले दोनों लिखे ये भी अपने आप होते हैं, लेकिन अभी समझना होते कैसे। जैसे मैं सिंपल सा बोलूं, मतलब अगर फ्लोर पर 1-2 ड्रॉप पानी गिर जाता है और तुम थोड़ी देर बाद घूम फिर के आओ तो गायब मिलता है, तो बताओ उसमें उसमें क्या हुआ, बताओ उसको वेपराइजेशन बोलोगे या इवेपरेशन, क्योंकि बता वेपराइजेशन ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उसमें बता हम हीट देते हैं, पानी उबलता नहीं, हम बोलते पानी उबाल रहे हैं, तो बता पानी उबलता जब है तो पहले वो सराउंडिंग वो हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर जाता है, फिर बॉइल होकर वेपर में बदलता है वेपराइजेशन में। जबकि बता फ्लोर पर अगर थोड़ा सा पानी गिर गया तो बता पहले क्या उबलता है क्या, नहीं उबलता, फिर भी तो बता वेपर में बदला ना वो, लेकिन कैसे बदला, वो सराउंडिंग से खुद हीट एब्जॉर्ब करता है, हमने थोड़ा इनिशिएट करवाया उसको, वो सराउंडिंग से खुद हीट एब्जॉर्ब करता है, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है कि उसका टेम्परेचर कम है इसलिए वो सराउंडिंग का ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो बता वो नेचुरली एब्जॉर्ब करता हीट सराउंडिंग से, या बता मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर मैं रूम टेम्परेचर पर आइस रख दूं तो बता आइस का टेम्परेचर कम सराउंडिंग्स का ज्यादा, तो हाई टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो होगी तो वो अपने आप मेल्ट होएगा ना। तो बता मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर क्यों लिखा, क्योंकि गिवन कंडीशंस में, हमेशा बोल रहा हूं गिवन कंडीशंस में पॉसिबल होगा या नहीं, तो वो गिवन कंडीशन क्या है, रूम टेम्परेचर। तो ये क्लियर सबको ये। अब लेकिन सेकंड वाला इनको समझना ध्यान से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इनको मिक्स करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस के साथ, जबकि इनमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। लिख लें सेकंड, विच नीड प्रॉपर एक्सटर्नल इनिशिएशन, विच नीड प्रॉपर एक्सटर्नल इनिशिएशन, विच नीड प्रॉपर एक्सटर्नल इनिशिएशन। अब एक नीड प्रॉपर एक्सटर्नल इनिशिएशन, इसका मीनिंग है, सुनना ध्यान से, प्रोसेस स्टार्ट होने तक एनर्जी देंगे, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो गया उसके बाद एनर्जी देना बंद कर देंगे। तो ये प्रोसेस नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस की वजह से होता रहेगा, जब तक कि हम ना रोक दें उस प्रोसेस को, तब तक वो अपने आप होगा। जैसे एग्जांपल लिख लें, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स मतलब कोल पेट्रोल डीजल, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। सेकंड, लाइटिंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स या लाइटिंग ऑफ कैंडल। अब बता, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स मतलब कोल पेट्रोल डीजल का जलना या कैंडल का जलना। बता, किसी के भी रखे रखे आग लगती है क्या, इलाज करवाओ। तो ध्यान सुनना, तो बता, किसी के भी रखे रखे आग नहीं लगती, एक बार आग लगानी पड़ती है। तो बता मैंने क्या बोला, एक बार आग लगानी पड़ती, मतलब बता कैंडल को अगर हमें जलाना है तो हमने क्या बोला, हमें जलाना है, मतलब हम उसको फायर की फॉर्म में एक्सटर्नल एनर्जी देते माचिस तीलीस लगा के। तो बता कैंडल को जब हम जलाते हैं तो बता माचिस की तीली से हमने उसको फायर की फॉर्म में एनर्जी दी ना, लेकिन बता जब वो जलना स्टार्ट हो गई, इग्नाइट हो गई, तो बता उसके बाद जब तक वो जलती है कैंडल तब तक क्या तिल लगा के रखते हो क्या, नहीं रखते, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस एनर्जी नहीं देते, एक बार एक्सटर्नली इनिशिएट करना पड़ा प्रोसेस। उसके बाद वैक्स की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो जब तक कंज्यूम नहीं होगा तब तक जलता रहेगा अगर हम ना बुझाएं। तो हमने बोला ना जब तक हम ना रोके प्रोसेस को तब तक वो होता रहेगा नेचुरल प्रॉपर्टी की वजह से। तो बता वो वैक्स की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि एक बार जलना स्टार्ट हुआ तो वो अपनी प्रॉपर्टी की वजह से जलेगा, इसे दोनों में कॉमन चीज लिखी है, नेचुरल टेंडेंसी। तो वैक्स की नेचुरल प्रॉपर्टी है, या फ्यूल्स की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कोल पेट्रोल डीजल की, कि एक बार उनमें इग्निशन हो गया तो हम ना बुझाएं जब तक वो जलते रहते हैं। तो बता वो उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है ना एक बार स्टार्ट करने के बाद। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस इसका अलग है, लिख लें सेकंड, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और इनका सिंपल सा मीनिंग क्या, जो अपने आप तो होते ही नहीं है और एक बार स्टार्ट करने के बाद भी अपने आप नहीं होते रहते, थ्रू आउट द प्रोसेस हमें ही करवाना है इनको। तो लिख लें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस which do not have, which do not have natural tendency, which do not have natural tendency to occur in a, to occur in a particular direction, to occur in a particular direction, either of its own, either of its own, or or after proper external initiation, or after proper external initiation, or after proper external initiation. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, a non-spontaneous process, a non-spontaneous process can be made to occur, a non-spontaneous process can be made to occur when
energy from some external source can be made to occur when energy from some external source is supplied continuously throughout the process. Is supplied continuously throughout the process. वापस सुन ले. A non-spontaneous process can be made to occur when energy from some external source is supplied continuously throughout the process. का मीनिंग क्या? एग्जाम्पल लिख ले, समझ में आएगा. एग्जाम्पल, flow of water from low to high level, flow of water from low to high level with the help of electric motor, with the help of electric motor, with the help of electric motor. तो बता हमने क्या लिखा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप नहीं होते. तो बता वाटर का फ्लो लो टू हाई लेवल अपने आप होता है क्या? या हमने क्या बोला, एक बार स्टार्ट कर दें तो भी अपने आप नहीं होंगे, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस हमें ही करवाना है. तो बता वाटर का फ्लो लो टू हाई लेवल अपने आप नहीं होता, लेकिन बता होता तो है ना. लेकिन कब होता है? इलेक्ट्रिक मोटर की प्रेजेंस में हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं. हमने बता हम देते हैं मतलब एक्सटर्नली दे रहे हैं ना एनर्जी. और बता जब तक एक्सटर्नल एनर्जी देते रहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक मोटर से, तब तक फ्लो ऑफ वाटर लो टू हाई लेवल होता रहेगा. लेकिन बता बीच में स्विच ऑफ कर दे मोटर तो वहीं रुक जाता है. मतलब बता अपने आप होता है कि एक बार स्टार्ट करने के बाद. तो बता सेकंड वाले स्पॉन्टेनियस में और इसमें डिफरेंस है बहुत. यहां ओनली एक बार इनिशिएट करना है, उसके बाद ये अपने आप होते रहेंगे, लेकिन ये नहीं होंगे. तो बता वो एनर्जी फ्रॉम इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द प्रोसेस. सेकंड पॉइंट में जो लिखा मीनिंग क्लियर है उसको. अब इनके एग्जांपल्स हमें याद नहीं करने, क्योंकि बता जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं उन्हीं को रिवर्स कर दूंगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे ना. कोई भी प्रोसेस बता एक ही डायरेक्शन में तो अपने आप हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता अपने आप. तो बता जो स्पॉन्टेनियस की डायरेक्शन है उसी को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस. या सिंपल से एग्जांपल बता, चार्जिंग ऑफ मोबाइल बैटरी अपने आप होती है, हम करवाते हैं, मतलब बता वो नॉन स्पॉन्टेनियस है ना. लेकिन बता स्विच ऑफ करते चार्जिंग वहीं रुक जाती है, स्विच ऑन करेंगे तो फिर होने लग जाएगी. मतलब बता यही तो है ना वो एग्जांपल. तो ये क्लियर सबको. अब लेकिन ये स्पॉन्टेनिटी थियोटिकली मीनिंग क्या वो तो बता दिया, लेकिन प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? तो ध्यान सुनना. आजकल तो हम गिब्स एनर्जी की हेल्प से प्रिडिक्ट करते हैं स्पॉन्टेनिटी, लेकिन पहले जब गिब्स एनर्जी डिफाइंड ही नहीं हुई थी तब हम किससे करते थे? एंट्रोपी से. तो पहले इसी को करें. लिख लें नेक्स्ट. एंट्रोपी कैपिटल एस. अच्छा था एंट्रोपी जो होती है सबको पता है, सिंपल सा. मतलब एंट्रोपी जो होती है वो रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस होती है या उसको मेजर करती है? मेजर करती है, होती नहीं है, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल क्वांटिटी है. क्योंकि तुम पढ़ते हो इट इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी विच इज यूज टू मेजर, जिसको यूज करते हैं टू मेजर डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस. तो लिख लें इट इज यूज्ड टू एंट्रोपी. लिख लें it is used to measure, it is used to measure degree of disorderness, degree of disorderness or randomness, degree of disorderness or randomness of particles, randomness of particles in a system, in a system. और बता लिख लें बोर्ड पर सही. अच्छा था किसी सिस्टम में पार्टिकल्स की डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी उतना एंट्रोपी भी ज्यादा होगी ना उसकी. लिख लें रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस जितनी ज्यादा उतना एंट्रोपी भी ज्यादा होती है. मतलब पार्टिकल्स जितना रैंडमनेस ज्यादा शो करेंगे, मतलब उनका अरेंजमेंट पार्टिकल्स का जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा या उनका जितना रैंडम मूवमेंट ज्यादा होगा उतना बता एंट्रोपी की वैल्यू भी ज्यादा होगी. नेक्स्ट पॉइंट लिखें. इट इज एन
नेक्स्ट पॉइंट लिख लें। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। It is an extensive property and state function. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। अब ये जो लिखा हमने थर्ड पॉइंट, इसको समझ लें ध्यान से, या उसके पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस क्या होती है, ये ध्यान सुनना। डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस जो होती है सिस्टम की, उसको मैं एक फिक्स क्राइटेरिया से नहीं समझा सकता, क्योंकि ये सिस्टम बदलते ही उसको डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस को मेजर करने का क्राइटेरिया भी बदल जाता है। सिस्टम टू सिस्टम डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस अलग अलग तरह की होती है, उसका रीजन भी अलग होता है। जैसे मैं समझाने के लिए पहले बोलूं, डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस हर सिस्टम में अलग अलग तरह की होती है। कैसे? जैसे मैं तुमसे बोलूं आइस मेल्ट हुआ, तो बता आइस जब मेल्ट होगा तो H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बनेगा ना। और बता, सबको पता है सॉलिड जो होता है उसमें तो IMF स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, तो बता पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स। इसका लेकिन जब बता वो लिक्विड में बदलता है तो बता IMF वीक हुए, IMF वीक हुए तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक, तो पार्टिकल्स का रैंडम मूवमेंट बढ़ेगा, तभी तो उनकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है। और तुम बोलते हो लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, तो बता उनके लिए शेप डिस्टॉर्ट हुई, तो बता रैंडमनेस बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। रीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होना, IMF वीक होना, इसलिए बता रैंडम मूवमेंट बढ़ा तो रैंडमनेस बढ़ी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। यहाँ रीजन क्या है? या एंट्रोपी, यहाँ पर शेप डिस्टॉर्शन की वजह से रैंडमनेस बढ़ रही है। अब मैं चेंज करूं इसी को दूसरी तरह से, ये वाला एग्जांपल भी समझना, मैं लिखवा दूंगा आगे, बस समझना, ये हमारे आगे भी काम आए। अगर मैं बोलूं सपोज टू गैसेस हैं A एंड B, और ये दोनों के बीच में अभी पार्टीशन है, और ये दोनों नॉन रिएक्टिंग है, तो मैं तुमसे अभी पूछूं A मॉलिक्यूल्स ओनली ऑन लेफ्ट हैंड साइड है, B मॉलिक्यूल्स ओनली ऑन राइट हैंड साइड है, मतलब बता इनका अरेंजमेंट अभी मोर ऑर्डर्ड है ना। हमें पता है ओनली ऑन लेफ्ट हैंड साइड A है, B ऑन राइट हैंड साइड है, लेकिन अब मैं तुमसे बोलूं इसमें हम स्मॉल होल कर दें पार्टीशन में, तो बताओ गैसेस की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो नॉन रिएक्टिंग है तो वो डिफ्यूज होंगी, हम करवाएंगे अपने आप होगी, मतलब बता ये भी स्पॉन्टेनियस ही है ना एक तरह से, और हमने इनिशिएट नहीं करवाया, अपने आप होगा, नेचुरल प्रॉपर्टी गैसेस की, वो डिफ्यूज होंगी। और बता डिफ्यूज होंगी तो बता ये आपस में मिक्स होंगी ना। लो और बता, अब मैं तुमसे पूछूं आफ्टर मिक्सिंग डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस पहले जितनी है पहले से ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि बता पहले मोर ऑर्डर्ड था बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग मोर डिसऑर्डर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि बता A और B मॉलिक्यूल कोई भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन बता क्या यहाँ IMF रीजन है क्या? अलग तरह का रीजन हुआ ना। हमने बोला ना सिस्टम बदलते क्राइटेरिया बदलेगा, डिसऑर्डरनेस का देखने का तरीका भी बदलेगा, उसको ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। थर्ड, अगर मैं बोलूं सपोज क्लासरूम को सिस्टम मानूं, तो बता हम उसके पार्टिकल्स है, तो अभी बता क्लास में अभी टीचर है, तो बता मोर ऑर्डर्ड है ना, मोर ऑर्डर्ड है, लेकिन बता जब ब्रेक हो जाएगा, टीचर चला जाएगा क्लास में से, तो बता फिर वहां पर फ्रीडम ऑफ मोशन बढ़ जाएगा तुम्हारा, और फ्रीडम ऑफ मोशन बढ़ेगा तो बता रैंडमनेस बढ़ेगी, और रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब बता अलग तरह का हुआ ना, यहाँ फ्रीडम ऑफ मोशन रीजन हुआ, फिर बदल गया सिस्टम बदलते ही रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस को देखने का तरीका। बोलो। और एक और चीज ध्यान रखना, सिस्टम कोई भी हो, ये मैं आगे लिखवा भी दूंगा, सिस्टम कोई भी हो उसकी एंट्रोपी कम हो सकती है लेकिन कभी भी जीरो नहीं होती, ओनली 0 केल्विन पर होती, वो भी प्योर क्रिस्टल्स के लिए, वो थर्ड लॉ है हमारा, वो वहां पढ़ेंगे। बट सिंपल सी चीज बोला, अभी भी बता एंट्रोपी मैं बोलूंगा क्लास की कम है, जीरो नहीं है, कम है। मूवमेंट नहीं कर रहे हो तुम, रैंडम मूवमेंट नहीं कर रहे, लेकिन बता हाथ पैर तो हिल रहे, और कुछ खतरनाक जो सोचते हैं वो भी टाइप ऑफ डिसऑर्डरनेस है, क्योंकि हम बता वो भी तो क्या है, माइंड वर्क करता है, तो ये समझ में है, तो सुन ले। तो बता अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरह का। अब दूसरी चीज एक और, हमने क्या बोला कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सुनना ध्यान से, एक दूसरे को मत देखो, तो ध्यान से,
तो बता, यहां पर हमने बोला अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या स्टेट फंक्शन है। ये भी कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन, मतलब अमाउंट चेंज करने पर एंट्रोपी बदलेगी। अभी बता सिंपल सा, जब ब्रेक हो जाएगा सुन, तो बता सारे क्लासिक से पार्टिकल्स हॉल में होंगे। अब बता उसको अगर मैं हॉल को सिस्टम मानू ब्रेक के टाइम, तो बता वहां रैंडम मूवमेंट बहुत ज्यादा, रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, टकरा के कोई भी कहीं चला जाता है। तो बता वहां रैंडमनेस ज्यादा क्योंकि अमाउंट ज्यादा था। अब जब हम सिस्टम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब ब्रेक ओवर, तो सारे अपने रेस्पेक्टिव क्लासेस में चले जाएंगे। तो बता जितना अमाउंट हॉल में था उसके रेस्पेक्ट में तो कम हो जाएगा ना यहाँ। तो बता जितना रेंडमनेस हॉल में ज्यादा थी उतना ही हो गया, उससे कम कम होगी, मतलब अमाउंट चेंज करने पर, मतलब सिस्टम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने पर एंट्रोपी बदलती है। और बता ये स्टेट फंक्शन है, मतलब इसका मेजरमेंट जब करूंगा तो मैं ओनली फाइनल और इनिशियल स्टेट, मैं समझाने में बार बार ये बोल रहा हूं कि हॉल इनिशियल है, ये फाइनल है। अब बता तुमने एंट्रोपी को चेंज को मेजर करोगे तो ओनली फाइनली कितनी रेंडमनेस थी, इनिशियल कितनी थी, वही सोच रहे हो। तुम किस तरह से हॉल से क्लासरूम में आए, चाहे पैदल आए, चाहे साइकिल से आए, चाहे हेलीकॉप्टर से आए, उसके फर्क पड़ेगा क्या मेजरमेंट पर, मतलब पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन। मीनिंग क्लियर सबको। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछता है वो हमसे थ्योरेटिकली इस पर एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पहले वो बता रहा, फिर न्यूमेरिकल हम करेंगे आगे। थ्योरेटिकली एक ही टाइप का क्वेश्चन, वो तुम्हें प्रोसेस लिखेगा और पूछेगा एंट्रोपी चेंज का साइन प्रिडिक्ट करें, मतलब डेल्टा एस का साइन नेगेटिव होगा गिवन प्रोसेस के लिए या नेगेटिव होगा। अब बता पॉजिटिव का मतलब, अच्छा बता अगर मैं तुमसे बोलूं एंट्रोपी चेंज लाएं, तो बता क्या लिखोगे, फाइनल एंट्रोपी लिख भी लें, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी लिखोगे ना। अच्छा बता फाइनल अगर ज्यादा हो गई इनिशियल से तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, और अगर फाइनल कम हो गई इनिशियल से तो नेगेटिव डेल्टा एस। ये लिख भी दे, डेल्टा एस इक्वल्स टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। इसके बाद लिख लें हेडिंग, प्रिडिक्शन ऑफ, प्रिडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एस, प्रिडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एस। फर्स्ट लिख लें बोर्ड पर सही, फॉर केमिकल रिएक्शंस, और 99% क्वेश्चन तो केमिकल रिएक्शंस में ही पूछता है वो साइन ऑफ डेल्टा इसका। तो केमिकल रिएक्शंस में, और केमिकल रिएक्शन में पूछे जब भी तो सबसे पहले फाइंड करना उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू लिख लें, और डेल्टा एन जी का जो साइन आएगा वही डेल्टा एस का भी साइन होगा। मीनिंग डेल्टा एन जी पॉजिटिव आता है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव, और डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव आता है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान रखना है डेल्टा एन जी जीरो का, कि ये नहीं कि यहां जल्दबाजी में डेल्टा एन जी जीरो तो डेल्टा एस जीरो कर दो। अभी मैंने बोला था एंट्रोपी कुछ ना कुछ तो चेंज होगी, कम होगी या बढ़ेगी। तो ध्यान सुनना, अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो इसमें हमें एक्स्ट्रा चेक करना पड़ेगा कि जो डेल्टा एन जी जीरो वाली रिएक्शन है वो फॉर्मेशन रिएक्शन है, अगर तो उसके लिए डेल्टा एस नेगेटिव, रीजन में बताऊंगा अभी आगे। डेल्टा एन जी जीरो में चेक करना एक्स्ट्रा चीज कि वो फॉर्मेशन रिएक्शन है तो डेल्टा एस नेगेटिव, लेकिन अगर वो डिसोसिएशन या डीकंपोजिशन रिएक्शन है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा उसमें। तो जैसे मैं क्वेश्चन ही पूछे उसमें इसका रीजन भी आ जाएगा, तो मैं कोई रिएक्शन लिख कर दे, अब यहां पर इस क्वेश्चन में अब मैं बोलूं
तो द केमिकल, सबसे पहले बस चेक कर लेना कि वो केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हमने बोला सिस्टम टू सिस्टम उसको प्रिडिक्ट करने का क्राइटेरिया चेंज होता है। तो बता केमिकल रिएक्शन हो तो ही ओनली डेल्टा एनजी यूज करोगे। अब बता फर्स्ट रिएक्शन के लिए मैं तुमसे पूछूं कि बता डेल्टा एस का साइन नेगेटिव या पॉजिटिव? करेक्ट है, क्यों? बता डेल्टा एनजी लाओ ना तुम, तो बस डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव आई या पॉजिटिव? बता रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 2, लेकिन प्रोडक्ट्स के टोटल कितने हो गए 4। तो बता डेल्टा एनजी 4 - 2, डेल्टा एनजी पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एस पॉजिटिव। अब रीजन सुन लो इसका, सिंपल सा रीजन क्यों केमिकल रिएक्शन में हमने डेल्टा एनजी को यूज करा शॉर्ट में आंसर लाने के लिए। बिकॉज अच्छा तुम खुद सोचो, मतलब ये रिएक्शन इन अ क्लोज वेसल ही होगी गैस की, तो ओपन वेसल में तो वैसे बाहर निकल जाएंगी। तो बता अमोनिया जब है इनिशियल स्टेट कौन होती है केमिकल रिएक्शन में? रिएक्टेंट ही होते हैं ना। तो बता इनिशियली 2 मोल थे अमोनिया के, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट से कितने हो गए टोटल मोल 4। तो बता 2 से 4 मोल हो गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे ना, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो बता उनमें नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रैंडम मूवमेंट, तो रैंडमनेस, तो एंट्रोपी, तो डेल्टा इज पॉजिटिव। तो इतना सारा सोचना पड़े उससे अच्छा डेल्टा एनजी कर लिया हमने यूज। बता इसका मतलब भी पॉजिटिव का कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, तो ये क्लियर सबको ये। अब लेकिन द सेकंड के लिए आंसर वेरी गुड, क्यों? इसको तो बचपन से फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल बोल रहे हो। तो बता डेल्टा एनजी 0 है, लेकिन फॉर्मेशन देखा क्यों वो भी तो बताओ। क्योंकि डेल्टा एनजी 0 है और ये फॉर्मेशन ऑफ HCl रिएक्शन है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होने पर ये डेल्टा एस नेगेटिव शो करेगा। अच्छा यहाँ पे सुनना ध्यान से, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि फॉर्मेशन कौन सी है डिसोसिएशन कौन सी है। तो सुन ले, जिनको पता है वो भी सुन लो। फॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन सिंपल सा, मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स हो और कंबाइन होकर सिंगल टाइप प्रोडक्ट बनाए। और मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब फॉर्मूले अलग, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स बताओ है H2 और Cl2, लेकिन सिंगल टाइप प्रोडक्ट मोल चाहे 2 बने लेकिन दोनों है तो HCl के ही, तो सिंगल टाइप प्रोडक्ट तो फॉर्मेशन। और इसी का उल्टा कर दें, सिंगल टाइप रिएक्टेंट ब्रेक होकर मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए तो डिसोसिएशन या डीकंपोजिशन। जैसे उसका एग्जांपल बोलूं पहले, द कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स CaO + CO2, इसको डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहे हो ना। तो जो हमने आइडेंटिफिकेशन बोला उससे सोचो, सिंगल टाइप रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर 2 टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन बोला। यहां पर अब रीजन क्यों फॉर्मेशन में डेल्टा एस नेगेटिव हो जाता है, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज होती, यही मतलब है नेगेटिव का। तो अब ये क्यों होता है उसका रीजन तुम खुद सोचो। बता इनिशियली ओनली हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों थे ना अलग अलग, तो बता वेसल में हाइड्रोजन क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स थे दोनों गैसेस के। अब बता मैं तुमसे पूछूं इनिशियली हाइड्रोजन क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करो, तो इजीली कर पाओगे क्या? क्योंकि वेसल में कोई भी कहीं भी हो सकता है। बट आफ्टर रिएक्शन वो दोनों कंज्यूम, कौन बचेगा? ओनली HCl। तो बता अब मैं तुमसे पूछूं HCl मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करो, तो कर लोगे क्योंकि है ये एक टाइप के पार्टिकल्स। तो बता पहले मोर डिसऑर्डर्ड था, बाद में मोर ऑर्डर्ड हो गया, तो एंट्रोपी बढ़ी या कम? इसलिए फॉर्मेशन में नेगेटिव। ये क्लियर सबको? सेकंड लिखे फॉर फेज ट्रांजिशंस, फॉर फेज ट्रांजिशंस, फॉर फेज ट्रांजिशंस। अच्छा बता फेज ट्रांजिशंस में केमिकल रिएक्शन होती है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है ओनली? सेम सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट बदलती है ना ओनली। तो बता यहां पर हम आंसर भी किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? फिर ओनली फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। तो लिख लें बोर्ड पर सही। तो बता सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, तो बता इन तीनों में से किसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा? गैस की सबसे कम, सॉलिड की। रीजन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते जा रहे हैं, जैसे जैसे सॉलिड से गैस में जाओगे तो बता IMF डिक्रीज होंगे ना, और IMF डिक्रीज होंगे तो बता फ्रीडम ऑफ मोशन बढ़ेगा या कम? कम।
नहीं होगा, बढ़ेगा। फ्रीडम ऑफ मोशन बता, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे तो फ्रीली मूव करेंगे ना आप तो बता फ्रीडम ऑफ मोशन बढ़ेगा। और बता फ्रीडम ऑफ मोशन बढ़ने का मतलब बता रैंडम मूवमेंट बढ़ेगा, और रैंडम मूवमेंट बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी, तो बता एंट्रोपी भी बढ़ती है। इसलिए बता गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है जबकि सॉलिड की सबसे कम। सॉलिड की सबसे कम क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग, पोजीशन पार्टिकल्स की फिक्स, जबकि बता गैस में सबसे वीक, इसलिए वहां सबसे फ्रीली मूव करते। अगर मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछूं अब, तो बता अगर मैं तुमसे बोलूं इन मेल्टिंग ऑफ आइस, बता एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी, तो पहले तुम तो इक्वेशन लिख लो। हमने बोला वेपराइजेशन, फ्यूजन, सब्लिमेशन, हमेशा इक्वेशन लिखो। बता मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या है? H2O लिख भी ले साथ में, सॉलिड से H2O लिक्विड बनेगा। अब बता सॉलिड की एंट्रोपी कम इनिशियली, लिक्विड की एंट्रोपी फाइनली ज्यादा, मतलब लिक्विड फाइनली ज्यादा एंट्रोपी शो कर रहा इनिशियल से, तो बता डेल्टा एस नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो एक मैं क्वेश्चन वर्बली पूछ रहा हूं इसका, तो बता अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से सुनना मैं किसके लिए पूछ रहा हूं, इन कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। अब मैंने क्या पूछा? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, तो बताओ कम या बढ़ेगी? बोलो कम होगी, क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब वेपर्स लिक्विड में बदलेंगी। तो बता वेपर्स लिक्विड में बदलेगी तो वेपर की इनिशियली ज्यादा, फाइनली कम। तो ये ध्यान से पढ़ना, हर बार वेपराइजेशन पूछो जरूरी नहीं है, उल्टा प्रोसेस भी नेम देकर बोल देता है। तो बताइए क्लियर सबको? अब मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हमारे साइन ऑफ डेल्टा एस के फेज ट्रांजिशंस या केमिकल रिएक्शन में ही पूछना है, बट कभी कभी वो प्रोसेस में टेम्परेचर भी चेंज करेगा। तो मैं तुमसे पूछूं, लिख ले थर्ड, टेम्परेचर जिसको भी यूज करके हम आंसर लाते हैं। तो बता अगर मैं बोलूं टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं किसी सिस्टम का, तो बता उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पर ही इफेक्ट आएगा ना सबसे पहले। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगी, और बता पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बढ़ेगा, होगी मूवमेंट बढ़ेगा मतलब फ्रीडम ऑफ मोशन बढ़ेगा। और बता फ्रीडम ऑफ मोशन बढ़ेगा तो रेंडमनेस बढ़ेगी ना, तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। लिख लें, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ती है। और बताइए सबको पता है कि जब हम एक फैक्टर को चेंज करते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट रखेंगे। अब तुम देख भी सकते हो जब मैं टेम्परेचर का इफेक्ट या डोमिनेंट हो रहा है टेम्परेचर, तो बता अब के इसमें फिजिकल स्टेट चेंज हुई कि एग्जाम्पल में बोर्ड पर देखो नहीं हो रहे, आयरन सॉलिड से आयरन सॉलिड ही है। दूसरा ये कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं है, होती तो मैं डेल्टा एन जी यूज करता, वो भी नहीं है। तो बताइए 200 केल्विन से 400 केल्विन खुद ही बता रहा है क्वेश्चन कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेक करना कम हो रहा है बढ़ रहा है। तो बता 200 से 400 केल्विन तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, और बता टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो बता डेल्टा एस का साइन नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। फोर्थ लिख लें, प्रेशर। फोर्थ प्रेशर। अच्छा द प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस तीनों पर देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, या मेनली फॉर गैसेस? मेनली फॉर गैसेस। तो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में तुमसे पूछा, बोर्ड बैक ले, मतलब मैं बोलूं इन अ सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन गैस इज फिल्ड,
अब बता अभी इसका वॉल्यूम इतना है, बोर्ड पर लिख लें। तो बता इसके वॉल्यूम का मतलब क्या है, अवेलेबल स्पेस या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो बता अभी इतने स्पेस में वो फ्रीली मूव कर सकती है गैस। अब मैं बोलूं इसमें हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया। अच्छा प्रेशर अप्लाई करा तो बता वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का या कम होगा, मतलब एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस। तो मुझे बता अब वॉल्यूम या अवेलेबल स्पेस फॉर मूवमेंट पहले जितना या पहले से कम हो गया, मतलब पहले अवेलेबल स्पेस फॉर मूवमेंट ज्यादा था ना, तो बता फ्रीडम ऑफ मोशन ज्यादा स्पेस होगा तो ज्यादा, लेकिन बता अवेलेबल स्पेस कम होते फ्रीडम ऑफ मोशन ज्यादा है कम, कम। तो बता फ्रीडम ऑफ मोशन कम तो रैंडमनेस कम, तो एंट्रोपी कम होती है। तो बता टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन बता प्रेशर बढ़ाने पर कम होती है, लिख ले। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर फ्रीडम ऑफ मोशन कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कम होने की वजह से अवेलेबल स्पेस फॉर मूवमेंट डिक्रीज, और फ्रीडम ऑफ मोशन कम तो रैंडमनेस कम, तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है। अब इस क्वेश्चन को वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि प्रेशर बढ़ाने पर एंट्रोपी कम होती है, बढ़ती है, या उल्टा दूसरी तरह से बता यहां पर इसमें प्रेशर जब हमने बढ़ाया तो बता एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन हुआ, बोलो कंप्रेशन हुआ। तो बता मैं तुमसे अगर ये पूछूं इन कंप्रेशन ऑफ गैस, और एक चीज ध्यान रखोगे कि टेम्परेचर हम वेरी कर रहे हैं कांस्टेंट रख रहे हैं, होगी बता, वरना उसका भी इफेक्ट हो जाएगा कंबाइंड। तो एक ही का देखेंगे। तो बता आइसोथर्मल कंप्रेशन भी बोल सकता हूं इसको। तो बता कंप्रेशन ऑफ गैस में बता प्रेशर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी कम होती है। तो बता मैं इसको इनडायरेक्टली पूछूं इन कंप्रेशन ऑफ गैस या इन एक्सपेंशन ऑफ गैस आइसोथर्मली, तो बता एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा तो बता प्रेशर कम करेंगे ना हम, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और बता वॉल्यूम बढ़ेगा तो अवेलेबल स्पेस फॉर मूवमेंट बढ़ेगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो अवेलेबल स्पेस फॉर मूवमेंट बढ़ेगा, तो फ्रीडम ऑफ मोशन ज्यादा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो वो तुमसे इनडायरेक्टली पूछेगा एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ गैस में। तो बता मीनिंग क्लियर सबको ये, या सबसे सिंपल तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में खुद ही लिख देगा कि टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया। बता इसमें बोलो बढ़ेगा या कम होगी, क्योंकि बता नाइट्रोजन गैस एट 2 atm प्रेशर थी पहले, बाद में किसमें हो गई 3 atm प्रेशर पर। तो बता प्रेशर बढ़ा दिया ना हमने, और प्रेशर बढ़ा दिया तो एंट्रोपी कम, तो डेल्टा एस का साइन पूछे तो नेगेटिव हो जाएगा। फिफ्थ लिख लें मिक्सचर्स ऑफ नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, और ये ध्यान से पढ़ना, इसकी हेडिंग में हमने क्या लिखा है, ओनली मिक्सचर नहीं बोला, मिक्सचर्स ऑफ नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। क्यों, क्योंकि बता अगर ये रिएक्टिंग होते फिर तो ये प्रोडक्ट बना देता नया, मतलब फिर तो ये रिएक्शन हो जाती, मतलब फिर तो फर्स्ट फैक्टर हो जाता वो केमिकल रिएक्शन का, डेल्टा एनजी से करते। तो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को ही मिक्स कर सकते हैं, रिएक्टिंग की तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की जो मिक्सिंग पर एंट्रोपी होती है, जैसे सपोज बोलूं कि नॉन रिएक्टिंग सॉलिड्स को मिक्स करें, या नॉन रिएक्टिंग लिक्विड्स को मिक्स करें, या नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स करें, तो आफ्टर मिक्सिंग ऑलवेज एंट्रोपी बढ़ती है। जैसे एग्जांपल अभी बताया, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस ए एंड बी, बिफोर मिक्सिंग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो मोर ऑर्डर्ड, जबकि बता आफ्टर मिक्सिंग ए और बी मॉलिक्यूल कोई भी कहीं भी हो सकता है, तो बता एंट्रोपी बढ़ जाती है ना। लिख लें इसी तरह से, फिर रीजन लिख लें मैं जो बोल रहा हूं। लिख
लिख लिया, एंट्रोपी इंक्रीजेस, इसी में लिख लें, द एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर, द एंट्रोपी ऑफ अ मिक्सचर is greater than the entropy of its pure components, entropy of its pure components, because the arrangement of particles in mixture is more disordered than in pure components, than in pure components. अब ये जो लिखा हमने था, ये मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ये हम पढ़ चुके हैं। मतलब उसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेस की मिक्सिंग के बाद आफ्टर मिक्सिंग कोई भी पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, इसलिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, चाहे नॉन रिएक्टिंग लिक्विड हो या नॉन रिएक्टिंग सॉलिड हो। रीजन वही सेम सबका, क्योंकि बिफोर मिक्सिंग हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्योर कंपोनेंट्स को, लेकिन मिक्सिंग के बाद कोई भी कहीं भी होगा तो फिर डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है। इसलिए एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस ऑलवेज बढ़ती है प्योर कंपोनेंट से। अब ये तो 5 फैक्टर्स जिन पर हमने क्वेश्चन मोस्टली मिलना है, लेकिन कई क्वेश्चंस इसके एग्जांपल्स एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो वो एग्जांपल्स ही हमें फिर याद हो तो लिख लें, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। और फर्स्ट लिख लें बोर्ड पर से, ग्रेफाइट एंट्रोपी और डायमंड एंट्रोपी। अच्छा बता, ग्रेफाइट और डायमंड में से किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है? ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा दे, सुनना ध्यान से। अभी ये जिन्होंने डायमंड बोला वो कहां से बोला बता रहा हूं, ध्यान सुन लें कि उनको याद आ गया गलत जगह एक चीज कि थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। तो अब सुनना ध्यान से, कभी भी किसी सिस्टम की एंट्रोपी का क्राइटेरिया स्टेबिलिटी नहीं होती। अगर होती तो हम पढ़ते यहां पर एक फैक्टर स्टेबिलिटी, और लेकिन स्टेबिलिटी कभी डिसाइड नहीं करती है कि वो उसकी एंट्रोपी ज्यादा या कम, वो उसका स्ट्रक्चर या बाकी उसकी अपीयरेंस वो डिसाइड करती है। कैसे? अब यहां पर ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है, तभी तो बता नेचर में ज्यादा ग्रेफाइट मिलता, डायमंड नहीं। लेकिन रीजन फिर भी इसी की एंट्रोपी ज्यादा, रीजन इसका स्ट्रक्चर। बता, तुम पढ़ते हो लिख भी लें साथ में, डायमंड बता प्योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है ना। अब प्योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसमें सारे कार्बन एटम्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं। प्योर क्रिस्टलाइन 3D लार्ज नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है इसका, लेकिन मतलब यहां पर ग्रेफाइट जो है इसका भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें हेक्सागोनल लेयर्स मूव कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनर लेयर, सबको ध्यान भी होगा, इनर लेयर ग्रेफाइट में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनर लेयर बोल रहा हूं, लेकिन इन बिटवीन लेयर्स वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो बता वैन डर वाल्स फोर्सेस तो उनसे वीक हुए, इसलिए बता तभी तो वो लेयर्स मूव करती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो मूव करेंगे तो रैंडमनेस ज्यादा, तो बता इसलिए ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होती है डायमंड से। सेकंड में बताओ, इस तरह से नेगेटिव या पॉजिटिव। बता यहां पर 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 है ना, तो बता मॉलिक्यूल बॉन्डेड है क्लोरीन एटम यहां पर, लेकिन बता आफ्टर यहां पर क्या हो गए, ब्रेक हो गए वो। अब ब्रेक हुए तो बता एटम्स आर फ्री टू मूव, और फ्री टू मूव तो बता डेल्टा एस पॉजिटिव, क्योंकि वो फ्रीली मूव करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ाएंगे, या डेल्टा एन जी पॉजिटिव, तो डेल्टा एस पॉजिटिव। थर्ड बता, इन पॉलीमराइजेशन या इन क्रिस्टलाइजेशन एंट्रोपी बढ़ेगी या कम? लिख ले, एंट्रोपी डिक्रीजेस, साथ में रीजन भी लिख लें।
एंट्रोपी डिक्रीजेस ड्यू टू, इसी का रीजन थर्ड में लिख लें, इन पॉलीमराइजेशन एंड इन क्रिस्टलाइजेशन, in polymerization and in crystallization entropy decreases due to increase in bond strength, due to increase in bond strength. बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से बता रैंडम मूवमेंट कम, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ी बता, पॉलीथीन, इथीन का ही पॉलीमर है ना, ज्यादा इथीन को ज्यादा यूज करते हैं पॉलीथीन को, क्यों, क्योंकि उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, तो बता वहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो रैंडम मूवमेंट कम, इसलिए एंट्रोपी कम। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में भी वही है, मतलब वहां लिक्विड से सॉलिड क्रिस्टल बनता है, जैसे शुगर सॉल्यूशन से शुगर के क्रिस्टल बने, तो बता शुगर सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, तो वहां बता शुगर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन बता जब क्रिस्टल बनेगा उनका तो बता वहां पोजीशन फिक्स मॉलिक्यूल्स की, तो रैंडम मूवमेंट कम तो एंट्रोपी भी कम। फोर्थ लिख लें, मैं जो बोल रहा हूं पहले क्वेश्चन सुनना, मैं तुमसे बोलूं अमोनियम क्लोराइड या कोई भी सॉल्ट बोलूं, तो बता अमोनियम क्लोराइड या कोई भी सॉल्ट है, बता जब उसको हमने वाटर में डिसॉल्व नहीं किया तो ये सॉलिड क्रिस्टल होता है ना, तुमने पढ़ा है सारे आयनिक या सॉल्ट्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, तो बता अमोनियम क्लोराइड सॉलिड होता है, तो लेकिन बता है तो आयनिक कंपाउंड, मतलब इसमें सॉलिड स्टेट में भी आयंस होते हैं बट फ्री टू मूव या नॉट फ्री टू मूव, आयनिक कंपाउंड तभी तो है ये कि आयंस होते हैं, लेकिन मतलब इसको जब हम वाटर में लिख भी लें, वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, तो बता अब आयंस कैन मूव फ्रीली, क्योंकि बताइए 100% आयन में ब्रेक, एक्वा सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट, तो बता आयंस में ब्रेक हो जाएगा, तो बता अब अमोनियम आयन अलग लिखोगे एक्वा सॉल्यूशन में, क्लोराइड आयन एक्वा सॉल्यूशन में अलग लिखोगे, तो बताओ एंट्रोपी कम या बढ़ेगी, रीजन नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहे, वो थोड़ा है, रीजन क्या है कि सॉलिड स्टेट लिख लें पहले फिर मैं लिखवा रहा हूं साथ में, अमोनियम क्लोराइड को जब वाटर में मिलाएंगे, इक्वेशन लिख लें बोर्ड पे शॉर्ट में, तो बता वो तुम्हें बोलेगा क्या, ऑन एडिशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंट्रोपी इंक्रीजेस, वो हमें पता है, कोई भी सॉल्ट दे सकता है इसकी जगह भी, बिकॉज रीजन लिख लें उसी के आगे, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट, in solid state ions are not free to move, ions are not free to move, but in aqueous solution, but in aqueous solution they can move freely, but in aqueous solution they can move freely, तो बता वहां रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगी। अब इसी का एक क्वेश्चन उल्टा जो है, बस मैं सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं सिल्वर आयंस, अच्छा बता सिल्वर आयंस बोल रहा हूं तो सॉलिड स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन में, हमने बोला कि होता आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बता सिल्वर आयंस को अगर हम, सुनना मैं फिर क्या बोल रहा हूं, सिल्वर आयंस को HCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, HCl सॉल्यूशन में, तो बता HCl सॉल्यूशन का मतलब एक्वा सॉल्यूशन, मतलब बता यहां पर अभी सॉलिड स्टेट में एक्वा सॉल्यूशन में डायरेक्ट, और एक्वस में बता HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड तो बता ये मॉलिक्यूल्स में रहेगा या आयंस में 100% ब्रेक, मतलब बता आयन HCl सॉल्यूशन में पहले से थे, उसमें हमने एडिशन किया Ag प्लस का, तो बता तुम्हें पढ़ा सबको, बता Ag प्लस और Cl माइनस अगर एक सॉल्यूशन में आ गए तो बता ये एक दूसरे को देखकर अलग रह सकते हैं क्या, क्या बनाएंगे, AgCl सॉलिड बनाएंगे ना, इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो बताओ ये इसका उल्टा हो गया फोर्थ का, वहां सॉलिड से आयन बने थे, यहां आयन से सॉलिड बन रहा है, तो बता एंट्रोपी बढ़ेगी या कम, और रीजन ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, मतलब वो प्रेसिपिटेशन होता है मतलब सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, तो बता यहां पर या ये भी बोल सकते हो पहले आयंस फ्रीली मूव कर रहे थे, अब सॉलिड बनने के बाद फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो बता ये चीज ले सबको ये ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।